डीडी राजस्थान के जनवाणी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जनवाणी कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आगामी लोकसभा चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दल किस तरह से जिले के, प्रदेश के विकास के लिए, अपनी नीतियों की क्रियान्विति के लिए, नीतियों के निर्माण के लिए प्रयत्नशील हैं और किस तरह से जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। एक चर्चा यहाँ की जा रही है प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ। इस जिले के प्रमुख क्षेत्रों के जो हमारे नागरिक हैं वो यहाँ उपस्थित हैं और उनसे सीधे सवाल करेंगे। आज हम हैं पश्चिमी राजस्थान के एक प्रमुख जिले बीकानेर में, जो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का चौथा बड़ा शहर है। ऐतिहासिक दृष्टि से बीकानेर की अपनी एक विशिष्ट परंपराएं हैं। देशनोक का करणी मंदिर, जूनागढ़ का किला इस प्रदेश की उस ऐतिहासिक विरासत की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं। आज़ादी के बाद शैक्षिक दृष्टि से इस जिले ने कुछ प्रगति की है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुछ काम किया जाना बाकी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के, विकास की स्थिति को लेकर के 16वीं लोकसभा के गठन के पूर्व हमारा मतदाता क्या सोच रहा है, चुने हुए जो संभावित प्रतिनिधि हैं वो क्या अपेक्षाएं लेकर के आए हैं, किस तरह से वे जनता के सपनों को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं और मैं पहले परिचय करा रहा हूं उन प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जो आज हमारे बीच में हैं। हमारे साथ इस पंक्ति में सबसे पहले बैठे हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री गजेंद्र सिंह सांखला। उनके साथ में बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री मुमताज अली भाटी। उनके साथ हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के श्री बंसीलाल प्रजापति और इनके पास में बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि श्री सूर्य प्रकाश ओझा। और हमारे साथ में हैं जिले के वरिष्ठ पत्रकार श्री संतोष जैन, जो इस पूरे परिवेश को उन्होंने बहुत निकटता से देखा है। वो अपनी टिप्पणियों से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। मेरा सभी प्रतिनिधियों से निवेदन है कि वे अपना प्रारंभिक वक्तव्य कि किन नीतियों को लेकर के वे चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक उनकी पार्टी, क्योंकि ये संयोग है कि यहाँ जो दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, इन्होंने समय समय पर बीकानेर से अपने प्रतिनिधियों को यहाँ से जिताया है और संसद में भेजा है। तो अब तक की इस देश के आज़ादी के लगभग 7 दशक की जो यात्रा रही है, विकास के लिए इन्होंने क्या प्रयत्न किए, कहाँ कुछ और काम किया जाना अपेक्षित था और आने वाले समय में वो क्या करने जा रहे हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर 3 से 5 मिनट में अपनी बात रखेंगे और उसके बाद जनता के प्रतिनिधि आपसे सीधा सवाल पूछेंगे। मैं अनुरोध कर रहा हूं श्री गजेंद्र सिंह सांखला से कि वे अपनी बात हमारे सामने रखें। हिंदुस्तान के अंदर यूपीए की लगभग पिछले 10 साल से सरकार है और सरकार के अंदर हमारे द्वारा किए गए, यूपीए सरकार के द्वारा किए गए, कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही सरकार ने जनता के लिए, आम आवाम के लिए, उस तबके के लिए जो वास्तव में जिसको जरूरत थी, जो विकास से महरूम था, उसको प्राथमिकता देते हुए अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी। इसमें जिस तरह से अभी हिंदुस्तान के अंदर पिछले 1.5-2 साल से भ्रष्टाचार और लोकपाल विधेयक को लेकर बहुत बड़ी चर्चा हुई है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए बहुत पहले से गंभीर है और उसको ध्यान में रखते हुए 2005 के अंदर कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल था और उसे सूचना के अधिकार के माध्यम से एक बिल केंद्र की सरकार लेकर के आई और आम आदमी को इस बात के अंदर पार्टिसिपेशन दिया, आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित की कि सरकारी उपक्रमों के अंदर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी जनहित के कार्यक्रम होते हैं, उनकी पूरी जानकारी आम आदमी को मिले। इसके लिए सूचना का अधिकार का एक बड़ी ताकत आम आदमी को देने का काम किया। उसके बाद में दूसरा बिल राइट टू एजुकेशन का बिल, जिसमें कोई भी बच्चा हिंदुस्तान का, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, वो शिक्षा से वंचित नहीं रहे। इसके लिए राइट टू एजुकेशन का बिल ला करके आम व्यक्ति को, जो गांव, गरीब, झोंपड़ी और ढाणी में बैठा है, उसको भी शिक्षा के से वंचित नहीं रहे, उसको शिक्षा का अधिकार मिले। इसके लिए राइट टू एजुकेशन का बिल लाए और उसका लाभ ये हुआ कि लगातार हिंदुस्तान के अंदर पहले वर्ष 11%, दूसरे साल 17% और तीसरे साल करीब 19.5% बच्चों की ग्रोथ स्कूल्स के अंदर बढ़ी। ये राइट टू एजुकेशन बिल से संभव हो सका। उसके बाद तीसरा जो बिल आया वो आया राइट टू एम्प्लॉयमेंट का बिल। राइट टू एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से
कांग्रेस ने इस बात को बहुत बारीकी से जाना कि हिंदुस्तान एक ऐसा प्रदेश है जो कृषि प्रधान देश है। इसके अंदर आम आदमी जब तक कृषि और पशुपालन से जुड़ा रहेगा, हिंदुस्तान अपने आप में परिपुष्ट रहेगा। और इसके लिए उनकी विजन थी कि गांव का किसान पलायन करके शहर की तरफ पलायन न करे, उसको गांव में ही रोका जाए, उसको गांव में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। इसके लिए उन्होंने नरेगा की स्कीम दी, जिसे बाद में मनरेगा का नाम महात्मा गांधी नरेगा योजना दी गई। इसके माध्यम से 100 दिन का रोजगार आज 120 दिन का रोजगार हो चुका है। वो गांव के अंदर ही, जब फसल का काम नहीं है, जब किसान बेरोजगार है, बेला है, उस समय उसको वहां पर उसी गांव में, उसी डाणी में उसको रोजगार मिले। इसके लिए राइट टू एम्प्लॉयमेंट का बिल लाए। सांखला जी, आपका यह मानना है कि सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार को लड़ने के लिए प्रभावी हथियार के रूप में काम आ सकता है, ये कांग्रेस की देन है। इसी तरह से शिक्षा का अधिकार इस देश के नागरिक को साक्षर बनाने के लिए जो प्रयत्न किया गया वो कांग्रेस की देन है। और रोजगार गारंटी की जो बात की गई है, राष्ट्रीय परिदृश्य में उन्होंने कांग्रेस की कुछ पिछले वर्षों की एक दशक की उपलब्धियों की चर्चा की। 2013 के अंदर ही कांग्रेस की सरकार एक राइट टू फूड का बिल भी लाई है। और राइट टू फूड का मतलब यही है कि भारत का कोई भी जाया जलमा, जो चाहे किसी भी गांव में, ढाणी में गरीब है, कमजोर है, वो कोई भी भोजन से वंचित नहीं रहे, इसकी जवाबदेही भी सरकार ने अपने ऊपर ली है। सांखला जी का मानना है कि जो हमारे उपेक्षित क्षेत्र हैं और जो कमजोर तबके के लोग हैं, उन्हें सशक्त और विकास के लिए आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस प्रयत्नशील रही है। हम जानना चाहेंगे भाटी जी से कि वे इन सारे मुद्दों को लेकर के और अपनी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में अपनी पार्टी की भूमिका को किस रूप में देखते हैं। 16वीं लोकसभा चुनाव जो है पूरे भारत में होने जा रहा है, उसमें पूरे भारत की जनता इस सोच के साथ दिल में लिए बैठी है कि हमें आजादी के बाद से लेकर अभी तक लोकतंत्र के नाम से पार्टी विशेष ने ठगा। कौन सी ऐसी सुविधाएं दी, कौन से ऐसे मकसद पूरे किए जो राष्ट्रीय और राष्ट्रवादी रूप से एक देश को सशक्त बनाने के लिए जिम्मेदार थे, उसको इग्नोर करने के लिए कांग्रेस ने 65 साल तक विशेषकर मुसलमानों के साथ जो किया, एक वोट बैंक की विषय वस्तु समझा, इंसान नहीं समझा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के द्वारा बनाई गई सच्चर समिति की रिपोर्ट, जस्टिस राजेंद्र सच्चर और रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट इस बात को और स्पष्ट रूप से कहती है कि देश की दशा और दिशा अगर बिगड़ी है तो कांग्रेस की शासन की वजह से बिगड़ी है। आज देश का नौजवान हो, चाहे देश का किसान हो, वो इस बात के लिए सोच रहा है, किसान जमीन तलाश रहा है, किसान रोटी तलाश रहा है, नौजवान रोजगार तलाश रहा है। ऐसी आजादी मिलने के बाद भी ऐसी व्यवस्थाएं जो कांग्रेस को करनी चाहिए थी, आम आदमी के लिए करनी थी, वो नहीं की। और यही वजह है कि देश के अंदर आज ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कि देश को आगे कौन बढ़ा सकता है, देश को आगे कौन ले जा सकता है, किसान की सुरक्षा कौन कर सकता है, नौजवानों को रोजगार कौन दे सकता है। केवल बिल पास करने से, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं करने से, भ्रष्टाचार फैलाने से, महंगाई बढ़ाने से कोई किसान जिंदा नहीं रह सकता, बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल सकता। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे राष्ट्र को एक अपनी मां के रूप में समझती है। राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ पूरी दुनिया के अंदर भारत को एक बहुत सशक्त और मजबूत देश बनाना चाहती है। भारत का हर नागरिक, भारत का हर नौजवान, भारत का हर किसान एक अपने जीवन को सही सशक्त रूप से जी सके, सही शिक्षा प्राप्त कर सके, सही रोजगार प्राप्त कर सके, स्वास्थ्य उसका मजबूत हो। नदियों को जोड़ने का काम अगर किसी ने किया, माननीय वाजपेयी जी ने किया। आज अगर नदियां जुड़ती तो किसान खुशहाल होता, नौजवानों को रोजगार मिलता, वो नहीं किया। लेकिन कांग्रेस ने केवल मात्र भ्रष्टाचार फैलाकर और केवल कांग्रेस, मैं समझता हूं, जो सियासी जंग के मार्फत देश के टुकड़े किए गए, उन्हीं बुनियादी सिद्धांतों की राजनीति कांग्रेस ने हमेशा की है। और विशेषकर मुसलमानों को जब जब भी चुनाव आते नजर आए तो मुसलमानों को डराती रही भारतीय जनता पार्टी से। मैं आपको ये एक चीज और बताना चाहता हूं कि जिस तरह से माननीय वाजपेयी जी ने पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर परमाणु विस्फोट करके एक बहुत बड़ा भारत का जो मस्तक ऊंचा किया है, आज का नौजवान उसको नहीं भूल सकता। माननीय वाजपेयी जी ने पासपोर्ट का सरलीकरण किया, नदियों को जोड़ने का काम किया। इस तरह के विचार इस कांग्रेस की पार्टी में जो है नहीं आए। और साथ ही साथ मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि आज जिस तरह से पूरी भारत की जनता
ये देख रही है कि हमारा देश कौन चला सकता है। इनको तो 65 साल देख लिया, अब हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं जी, आपका और मानना भारतीय है? जनता पार्टी को एक अवसर मिल गया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये देश बहुत आगे बढ़ेगा और दुनिया के अंदर बहुत बड़ा सशक्त देश बनेगा। आज चाइना के सीमा के देखिए, पाकिस्तान की सीमा पे देखिए, बांग्लादेश की सीमा पे देखिए, क्या हमारी विदेश नीति है। पाकिस्तान के सैनिक हिंदुस्तान के सैनिकों का सर काट के ले जाते हैं। चाइना हिंदुस्तान के जमीन पर कब्जा किए बैठा है, और तो और जिसको आजादी हमने दिलाई वो बांग्लादेश हिंदुस्तान की जमीन रोके बैठा है। भाटी जी, कोई इस भी मुद्दे पर अपन आगे और बात करेंगे। आपने 65 साल की इस कांग्रेस के शासन की राजनीतिक, आर्थिक और विदेश स्तर पर जो कुछ भी विकृतियां, विषमताएं आपकी दृष्टि में, उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए एक नए भारत का सपना देख करके उस रूप में भाजपा के स्तर पर एक नए भारत के निर्माण का सपना देखा है। आइए जानते हैं बीएसपी के हमारे मित्र बंसीलाल जी, वो इन सारी स्थितियों को किस रूप में देखते हैं। सर्वप्रथम तो मैं दूरदर्शन द्वारा ये जनवाणी कार्यक्रम इधर बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में रखने पर और बहुजन समाज पार्टी प्रतिनिधि के रूप में मुझे इधर बोलने का मौका देने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक चुनाव की जो बात है सोली लोकसभा के लिए, तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और बहुजन समाज पार्टी जिस मुद्दे को लेकर क्षेत्र की जनता के बीच जाना चाहते हैं और हमेशा जाते आ रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा, हमारा जो संकल्प है, हमारा संकल्प यह है कि जब ये देश आजाद हुआ था तब इस देश के सैकड़ों महापुरुषों ने, आजादी दिलाने वाले शहीदों ने इस देश के लिए जो सपना देखा था कि इसमें हम जनतंत्र की व्यवस्था करें। जनतंत्र का मतलब हर व्यक्ति की राज में भागीदारी हो, और इस देश के सभी महापुरुषों ने जिस रूप में इस देश को बनाने का सपना देखा था, 1950 को जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लागू किया और संविधान की जो मूल भावना है उस मूल भावना को इस देश में पूरी तरह से लागू किया जाए और राज का फायदा हर घर तक पहुंचे, यही हमारा संकल्प है। हमने जनतंत्र की व्यवस्था लागू की, चुनाव में जो है उन्हें वोट डालते हुए आज 65 वर्ष का समय हो गया है, लेकिन जब हम देखते हैं कि देश के अंदर आज भी जो राजकाज की व्यवस्था है वो चंद लोगों तक सीमित है। इस देश की बहुसंख्यक जो आबादी है उनका शासन और प्रशासन में कहीं कोई भागीदारी नहीं है। देश की नीति निर्धारण के अंदर उन लोगों का कोई योगदान नहीं है। इस देश की अधिकांश आबादी जो किसानी का काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूरी का काम करने वाले लोग हैं, या और कोई छोटा मोटा काम धंधा करके अपना टाइम पास करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की ना तो शासन और प्रशासन में कोई भागीदारी है और ना ही इस देश की संसद और विधानसभाओं में उन लोगों की आवाज को कोई बुलंद करने वाली बात है। जहां तक अभी दोनों मुख्य पार्टी के लोगों ने जो अपनी अपनी बात रखी, जो विकास के दावे किए, मैं इन लोगों से और सभी जनता के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इन लोगों ने जितने दावे, जितने वादे किए उसका कुछ % भी यदि लागू किया होता तो इस देश के अंदर 65 साल के बाद आज ये स्थिति नहीं होती। बाकी विकास की बातें छोड़ो, हम जिस राजस्थान में बैठे, राजस्थान के जिस बीकानेर क्षेत्र में अधिकांश आबादी को आज तक 65 साल में जब पीने का पानी ये लोग उपलब्ध नहीं करवा सके तो और कौन सा विकास इस देश के अंदर करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूं उन लोगों से। दूसरी बात, चाहे आतंकवाद की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी को जिम्मेवार ठहराते हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग बीजेपी को, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा और बीच में 6 वर्ष तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। कांग्रेस तो दोषी है ही, लेकिन कांग्रेस के शासन के अंदर मुख्य विपक्ष जो है वो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का था। यदि विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष की इच्छा शक्ति मजबूत हो, तो सत्ता पक्ष को मजबूर किया जा सकता है कि वो जनता की बेहतरी के लिए काम करे, जनता के हित में योजनाएं बनाए। लेकिन इन लोगों ने ऐसा करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, असफल रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि इस 65 साल में इन लोगों ने जो कुशासन कायम किया है उससे इस देश की, प्रदेश की जनता को मुक्ति मिले, सही अर्थों के अंदर इस देश और प्रदेश में सुराज लागू हो और भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त और साफ छवि की सरकारें इस देश और प्रदेश में कायम हो। यही मुद्दा, यही सोच और यही संकल्प लेकर हम क्षेत्र के लोगों के बीच जाना चाहते हैं। हो सकता है हम लोगों के पास बड़ी पार्टियों के बराबर संसाधन ना हो, हम लोगों के पास हम इनके बराबर सक्षम का ना हो, लेकिन हमारा जो संकल्प है, हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है, उसमें हम कहीं भी कमजोर और पिछड़े हुए नहीं है। हमें यदि मौका मिलता है तो इन लोगों ने जो 65 साल में काम नहीं किया वो हम 5 साल में करके दिखाने का वादा रखते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। बंसीलाल जी ने यह कल्पना की है कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम आदमी की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। उनका मानना है कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो सत्ता में रहे हो, चाहे विपक्ष में, ना तो वो सार्थक नेतृत्व दे पाए और ना सार्थक विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर पाए। हमारे साथ
आम आदमी पार्टी के ओझा जी भी हैं। आइए जानते हैं ओझा जी आज के इस दौर में आम आदमी के पार्टी के माध्यम से किस तरह से अपने संघर्ष की योजना को तैयार कर रहे हैं। ओझा जी, सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन चैनल वालों का धन्यवाद देना चाहता हूं। बीकानेर की तरफ से पहली बार आम आदमी पार्टी का कोई प्रत्याशी किसी भी चुनाव में इस बार खड़ा हुआ है, डॉक्टर गौरीशंकर डावी जी। और अब बात करते हैं अगर आम आदमी पार्टी की, तो हम तो सर 1.5 साल पुरानी पार्टी हैं। और ये जो बड़ी पार्टी वाले लोग बैठे हैं यहाँ पास में, जिन्होंने अभी बताया कि 65 साल में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ या कौन जिम्मेदार था, इन्हीं लोगों से हम मांग कर रहे थे कि सर हम फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं करप्शन से, और जो भी मुट्ठी भर लोग हैं जो सत्ता चला रहे हैं सिर्फ वही अपने हिसाब से दिल्ली में बैठे योजनाएं बना रहे हैं, चाहे वो राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो फूड वाला हो या नरेगा वाला, जनता की कोई भागीदारी नहीं है उसमें। तो ये तरह की बात क्या है? क्यों हमें 5 साल में सिर्फ एक बार बटन दबाने का मौका दिया जाता है, उसके बाद हमसे कभी राय नहीं ली जाती कि आपके टैक्स का इस्तेमाल हम किस तरह से करें। अब अगर बीकानेर की ही बात लें तो बीकानेर के लोगों की सबसे बड़ी जो भी समस्या है उस पर नहीं सोचेंगे, बस जो ऊपर से आएगा ऑर्डर वो है। और यही लोग हैं, इन्हीं लोगों से हम लोग मांग कर रहे थे एक अच्छे कानून की। ये बीजेपी वाले लोग या जो भी दूसरी पार्टी वाले लोग हैं हमारे आंदोलन में साथ में थे, अन्ना वाले आंदोलन में, लेकिन जैसे ही हम कांग्रेस के करप्शन पे बोल रहे थे तब तो बिल्कुल साथ में थे, लेकिन जैसे ही हमने बीजेपी के करप्शन पे थोड़ा भी बोला ये सब लोग पीछे हट गए और बताने लगे कि आप सत्ता के लोभी हो। तो ये क्या बात है? मतलब अगर आप पे करप्शन है कोई चार्ज और हम अगर आपके खिलाफ बोलते हैं तो आप करप्शन पे हो सीरियस या आप बीजेपी के एजेंट बन के कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हो? और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात ये लोग करते ही नहीं है। ये बस यही है, आप हमें वोट दे दो, अब की बार इसके नाम पे दे दो, अब की बार इसके नाम पे दे दो, हमें वोट दे दो, हम अपनी मर्जी से ही करेंगे। आप कभी जनता को ये चांस ही नहीं देना चाहते। तो ये है, बाकी हम तो बस वही हम ये बंद वातानुकूलित कमरों में बैठकर जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो सफल नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी का ये मानना है और किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन व्यवस्था लागू किया जाए उस संकल्पना के साथ आप चुनाव मैदान में उतरे हैं। अब हमारे बीच में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं संतोष जैन, जो लंबे समय तक बीकानेर की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक घटनाक्रम के साक्षी रहे हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सतत लिखते रहे हैं। आज के इस दौर में जब कई तरह की बातें की जा रही हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी वादों के माध्यम से, कुछ दलों ने अपने घोषणा पत्रों के माध्यम से जो कुछ बातें कही है, उन सारे स्थितियों को एक पत्रकार की दृष्टि से किस रूप में देखते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। आइए जानते हैं पत्रकार संतोष जैन से। अभी हमारे साथियों की बात से भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा उनके सामने आता है। मेरा मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका रहती है शासन व्यवस्था चलाने में जितनी सत्तारूढ़ दल की होती है। किसी भी जो भी बुराइयां लगातार आई हैं 65 सालों में, उसका किसी एक दल विशेष को उसका जिम्मेदार मानना मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। बात जब हम विपक्ष में भूमिका में, तो उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी है जितनी सत्तारूढ़ दल की है। अगर कोई गलत काम होता है, कोई बात होती है, आज तो अब दूरदर्शन और टीवी माध्यम से जो भी संसद में जो भी कार्रवाई होती है वो सारे लोग देखते हैं। अगर वहां कोई संख्या बल अगर विपक्ष का कमजोर है तो वो संख्या बल इस प्रसारण माध्यमों से और पूरी देश की जनता उससे आपके इशू से जुड़ जाती है। उसमें यह कहना कि हम सत्ता में नहीं है इसलिए हम जिम्मेदारी से बरी हो गए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जिम्मेदारी उतनी ही है, अगर नहीं है तो फिर सत्ता में विपक्ष के रूप में भी आपका होने, मौजूद होने की कोई क्या उसका औचित्य क्या है? चूंकि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की समान भागीदारी होती है, इसलिए यह आवश्यक है कि आप उतनी ही जिम्मेदारी से और उसको अपनी भूमिका निभाएं। तो इसलिए किसी भी एक दल को इससे जो भी 65 साल में जो भी बुराइयां पैदा हुई, जो भ्रष्टाचार पैदा हुआ, उसके लिए किसी भी दल को, चूंकि वो विपक्ष में रहा है इसलिए उसको बरी कर दिया जाए किसी भी तरह के जिम्मेदारी से, मैं इससे सहमत नहीं हूं। एक बात और कही है, बातें कई डेवलपमेंट हुए हैं, हमारे सांखला जी ने बताया है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे क्षेत्रों में डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, लोगों की संपन्नता बढ़ी है। पर मेरा मानना है कि ये उदारीकरण का दौर जब से शुरू हुआ, संसाधनों का जो वितरण है वो अनइक्वल हुआ है। उससे एक वर्ग विशेष जो है वो लगातार आगे बढ़ता रहा है, उसकी संपन्नता बढ़ती रही है, उसकी पूंजी बढ़ती रही है और
बहुसंख्य समाज जो है या अधिकांश लोग हैं, उनका विकास का लाभ उन लोगों को नहीं मिल पाया। इसी वजह से बुराइयां पैदा हुई, और अगर इसमें संतुलित विकास होता, संसाधनों का समान वितरण होता, तो शायद आज हालात जैसे हैं उनसे कुछ बेहतर होते। संतोष जी का मानना है कि दोषारोपण की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। इस राजनीतिक प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों की समान भागीदारी होनी चाहिए और अंततः राष्ट्र के विकास के लिए वो प्रयत्नशील होने चाहिए। उनका ये भी कहना था कि हम विकास नहीं हुआ ऐसा नहीं मान सकते, लेकिन आवश्यकता है विकास संतुलित हो। ये बात सही है कि 6 दशक के इस दौर में इस देश ने प्रगति निश्चित रूप से की है। ये थे हमारे प्रतिनिधियों के विचार, जिन्होंने अब तक उनकी पार्टी ने क्या किया उसके बारे में कुछ बातचीत कर रहे थे। यह जानकारी देना यहाँ बड़ा रोचक होगा कि बीकानेर के संसदीय इतिहास में यदि आप प्रारंभ के 25 वर्ष छोड़ दें, जब बीकानेर के पूर्व महाराजा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहां से सांसद बने, लेकिन उसके बाद का जो कालखंड है लगभग दोनों प्रमुख पार्टियों ने बराबर बराबर बांटा है। लगभग 10-12 साल तक चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, यहाँ के सांसद लोकसभा में भेजे हैं। 2-1 साल का समय बीच में था जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी उनका प्रतिनिधि सांसद के रूप में गया था। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक पार्टियां, यदि यहाँ विकास हुआ है तो हम एक सीमा तक श्रेय दे सकते हैं, और विकास नहीं हुआ है तो उसका उन्हें कटघरे में भी खड़ा कर सकते हैं। और अब ये काम करेंगे हमारे जनता के अलग अलग क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि आए हैं। महिलाओं को लेकर की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चुनौतियां, और इस चुनाव के समय भी ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है उनकी सुरक्षा को लेकर के। लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि हैं, महिला प्रतिनिधि यहाँ पर, वे क्या सोचती हैं, आइए जानकारी प्राप्त करते हैं उनसे। वो क्या सवाल पूछना चाहेंगे? सर, मैं सर्वप्रथम राजभट नगर और मैं सभी जितने भी पार्टी वाले यहाँ बैठे हैं, हमारे प्रवक्ता हैं, उनके नुमाइंदे हैं, अभी गजेंद्र जी ने भी बताया, हमने राइट टू एजुकेशन किया, फूड किया। मैं सर्वप्रथम ये पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए क्या किया? आज जो ये 2 की संख्या है, ऐसा क्यों है? और हमारे भाटी जी ने अभी फरमाया कि मोहनदास को कांग्रेस वोट बैंक समझती है, तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि अपने पूरे भारतवर्ष में आपके बीजेपी वालों ने कितनी सीटें मोहम्मदन को दी? पहली बात। दूसरी बात, अर्जुन मेघवाल जी ने 5 वर्ष हमारे यहाँ सांसद रहे, उन्होंने कौन कौन सी एक उपलब्धि आप मुझे गिनाइए। यहाँ मेरे सारे साथी बैठे हैं, क्या कोई एजुकेशन किया? हमारे लिए ट्रेन लाए, ब्रेस्ट वर्क जो हमारा ब्रोथ की बीमारी कैंसर से ज्यादा है, उनका कोई समाधान नहीं हुआ। भाई साहब, वोट हम मांगने आएंगे, बीजेपी के नाम पे, विकास के नाम पे आप नहीं मांगने आएंगे। आप किसी पूछिए, हमारी यूनिवर्सिटी यहां से बाहर चली गई तो हमारे सांसद महोदय क्या करते रहे? हमारी महिलाएं इतनी अनसेफ हैं आज भी, आपने क्या किया? शिक्षा के नाम पे हमारे बीजेपी के सांसद साहब क्या लाए? तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। देखिए बहन जी, आपने सबसे पहले महिलाओं के बारे में बात कही। मैं आपसे मुखातिब को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को विशेष रूप से आरक्षण देकर जनप्रतिनिधि में, हमारे संगठन में 33% महिलाएं आवश्यक है। लेकिन इसके लिए मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जिस तरह से किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में अवेयरनेस जो है और भागीदारी सुनिश्चित, वो खुद के वर्ग के पैरों की मजबूती किया करती है। दूसरी, आपने ये बात बताई मेरे को कि अर्जुन राम जी ने क्या किया। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अर्जुन राम जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सांसद हैं जिन्होंने बीकानेर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के अंदर एकमात्र ऐसे शासन हिंदुस्तान के अंदर है जिन्होंने 465 क्वेश्चंस किए पार्लियामेंट के अंदर। कोई आपका ऐसा सांसद है हिंदुस्तान में जो अर्जुन राम जी की बराबरी कर सके? आपसे भी पूछना चाहूंगा। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बात बताना चाहता हूं कि माननीय अर्जुन राम जी संसद में बैठकर नींद नहीं लेते, बिल्कुल सक्रिय होकर बीकानेर की जनता और हिंदुस्तान की जनता की आवाज बनकर
एक प्रतिनिधित्व दिया है उन्होंने। आपने रेल के बारे में पूछा, 25 रेलें बीकानेर से उन्होंने दिलवाई है। 25 रेलें आपकी सरकार ने बजट भी पारित कर दिया, उसके बाद भी एक ट्रेन वो लट झगड़ के लेकर आए हैं बीकानेर की जनता के लिए। आपकी सरकार ने बजट में नहीं लिया था उसको, उसके उपरांत भी एक रेल और लेकर आए अभी हाल ही में। और केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं आप, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय सरकार किसकी थी सेंटर में? अभी कांग्रेस की। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछिए आप, वो सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट से पूछिए। और रही बात विपक्ष की हैसियत से, मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय अर्जुन राम जी हमारे साथ धरने पे बैठे थे केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए। प्रोफेसर व्यास जी से हमने 50 बार वार्ता की। प्रोफेसर व्यास जी द्वारा बीकानेर में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हो, इसकी पॉजिटिव रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी थी। तीसरी बात आपने मेरे से पूछी कि माननीय अर्जुन राम जी ने क्या किया। माननीय अर्जुन राम जी ने 3 बार ही उनको अवार्ड नहीं मिला। 99% उपस्थिति अगर पार्लियामेंट में रही किसी, तो माननीय अर्जुन राम जी थे। आपके यूपीए सरकार के इधर से और है, आप खड़े हो। वो दिल्ली वाला घोटाला था, उसमें क्या किया था फिर कांग्रेस ने? सारे घोटाले किए 10 सालों में। कोई एक हो तो बताता हूं। कांग्रेस की सरकार के घोटालों के संबंध में अभी मेरे एक मित्र ने चर्चा की। सबसे पहली बात तो यह है, जिस भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते हुए हिंदुस्तान के करीब 1.25 अरब जनसंख्या ने जिसको देखा है और जिसने तिहाड़ जेल के अंदर सजा भोगी है, वो व्यक्ति अगर ये बात कहे कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे नौ तक लेकर भ्रष्टाचार डूबी हुई है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, भ्रष्टाचार जिन मंत्रियों ने किया, मेरे ख्याल से आजादी के 65 साल बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि दो मंत्री जेल के अंदर थे। दो मंत्री शासन जेल में गए। आप जवाब देंगे, आपको भी मौका मिलेगा। यूपीए सरकार के समय जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है वो जेल में है। आप पहले जवाब सुन लो, उसके बाद जब मौका आएगा तब बात करेंगे। ऐसा है, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप जो प्रतिनिधि है उनको जवाब देने दें। यदि आप जवाब देने देंगे तो सभी को आराम से मौका मिलेगा बात कहने का और चर्चा सार्थक मोड पर पहुंच जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं, जो टेलीविजन मीडिया है इस पर समय सीमा निर्धारित होती है और निश्चित समय के बाद अपने पास समय नहीं होता है। वहां एक सेकंड की क्या कीमत है ये आप जानते होंगे। इसलिए जरा धैर्य रख करके हमारे जो प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं इनकी बात आप सुनिए, ताकि सभी को प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। जी, कांग्रेस की यूपीए सरकार के अंदर जिस तरह से अभी एक प्रतिनिधि ने सवाल खड़ा किया कि भ्रष्टाचार हुआ, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचार के 2 बड़े मामले यूपीए सरकार के समय में हुए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसके लिए तुरंत सीएलसी की बैठक बुलाई और बैठक बुला करके सीबीआई को केस दर्ज करने के लिए कहा। और नतीजा ये हुआ कि वो दोनों मंत्री तिहाड़ जेल के अंदर बंद किए गए। ये इतिहास के अंदर आजादी के 65 साल बाद किसी भी केंद्र सरकार के मंत्री पहली बार जेल में गए। अगर कोई गुनाह करेगा उसको सजा दी जाएगी। जो भी घोटाला हुआ सवाल का सीबीआई की जांच हुई और जांच के बाद दोषी लोग जेल की सलाखों के पीछे। अगला सवाल, मेरा सवाल आदरणीय भाटी जी और सांगटा साहब दोनों से ही है, कॉमन सवाल है। सभी जानते हैं कि बीकानेर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी? बीकानेर। उसके बाद भी केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर गया। इसके लिए आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो इसमें इतना कहना है कि कांग्रेस के कदावर नेता अशोक गहलोत साहब हैं और बीकानेर का हक केवल ऊन विकास बोर्ड ही नहीं ले गए मेरे मित्र बंधु, वो कई चीजें बीकानेर के हक को मारकर जोधपुर लेके गए हैं। ये और मैं आपको एक और बताना चाहता हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के अंदर ऊन और भेड़ पालकों के लिए जो योजनाएं बन रही हैं उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत जल्दी होने जाएगा और बीकानेर क्षेत्र उसको विशेष रूप से चयनित किया गया है। सांगटा साहब, आप कुछ कहेंगे?
मैं इस पे कहना चाहूंगा, केंद्रीय ऊन का जो विकास बोर्ड है वो 2006 के अंदर बीकानेर से जोधपुर शिफ्ट किया गया। बिल्कुल, बीकानेर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है और उस स्थिति के अंदर हमारे जनप्रतिनिधि ने इस बात को पार्लियामेंट के अंदर भी उठाया था और पार्लियामेंट को उठाने के बाद केंद्र की एक कमेटी जिसने नॉर्दर्न इंडिया का दौरा किया, उसमें मल्लिकार्जुन राजू और निवान नेताम और एक और साउथ के 3 एमपीज और मिनिस्टर्स का ग्रुप, उसने इस नॉर्दर्न रीजन का दौरा किया और दौरा करने के बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें जोधपुर को उन्होंने उपयुक्त स्थान माना और उसके आधार पर यह तय हुआ। निश्चित रूप से अगर यहाँ के लोगों ने, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने इस बात को और प्रभावी रूप से उठाया होता तो हो सकता है कि वो बोर्ड बीकानेर में भी होता। आप उस समय अशोक गहलोत की सरकार थी और जो भी आपकी कमेटी आप गिनवा रहे हैं वो ऊन मंडी को यहाँ रखने के लिए आपका कांग्रेस का नेतृत्व तो इस बात को उठा नहीं पाया। नहीं, कांग्रेस का नेतृत्व तो उठा था। पार्लियामेंट के अंदर हमारे यहाँ से बीजेपी के प्रतिनिधि थे, पार्लियामेंट में उठाने की बात थी और बीजेपी के प्रतिनिधि उठाते। इसका अगला सवाल सर, मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, राइट टू एजुकेशन की बात अगर आप करते हैं तो हमें फ्री में एजुकेशन नहीं चाहिए, हमें फ्री में स्वास्थ्य नहीं चाहिए, हमें फ्री में खाना नहीं चाहिए। आपने कहा हम फूड देते हैं, गरीब, हमको फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हमको जॉब चाहिए, हम पैसे दे सकते हैं। तो आप नहीं, गरीबों को भी सर फ्री में खाना, सर एक फ्री में खाना नहीं सर, आप हमें जॉब दे दो, हम पेमेंट करने के लिए उत्सुक हैं। तो सर ये कुछ चीजें हैं जो चुभती हैं। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। पहले आपने क्वेश्चन रेज किया था आरटीआई के संबंध में। मैं आपको ये बात बता दूं, आरटीआई का जो कानून आया है वो कानून आया था सरकारी उपक्रमों के ऊपर और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये था, सरकारी उपक्रम के अंदर एक पूरा सिस्टम होता है। सिस्टम इन द सेंस अधिकारी वहां मौजूद होता है, अधिकारी के नीचे सब ऑफिसर होते हैं, उसके नीचे आपके क्लरिकल स्टाफ होता है, उसके नीचे पियोन होता है, एक पूरा सिस्टम है। अगर आप किसी चीज की डिमांड करोगे तो वकायदा उसको नोट शीट पे लिया जाएगा, वकायदा उसका डिस्पैच होगा, वकायदा उसका रिसीविंग होगी। ऐसा सिस्टम राजनीतिक दलों के पास नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम पेड क्लरिकल स्टाफ हमारे पास हो, हमारे पास ऑफिसर कैडर हो जिससे हम उस आरटीआई को एक्सेप्ट करें और आरटीआई का समयबद्ध रूप में उसका निरूपण करें, क्योंकि आरटीआई के अंदर 30 दिन में उसका निरूपण जरूरी है। आरटीआई केवल सरकारी कार्यालयों में नहीं है। जानना चाहते हैं दोनों पार्टियों के पास इतना जो चंदा है उसकी सूचना हमको चाहिए, कहाँ से आया? नहीं, बिल्कुल चंदे की सूचना है सर, चंदे की आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। राजनीतिक पार्टियों के बाद आप नीचे बैठिए, पहले बात को सुनिए। ऐसा है, आप बात करने ये मानना है जो से बोलना, राजनीतिक के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो सूचना दे सकें। भाटिया जी, आप क्या कहेंगे? इसके लिए सबसे पहले तो जिस तरह से देश की शासन व्यवस्था है और जो प्रक्रिया इतनी लंबी है, आम आदमी उसके लिए जो शासन अंग्रेजों ने छोड़ा था, जो शासन व्यवस्था अंग्रेजों ने छोड़ी थी, वो बदली नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जितने भी कानून बने हैं वो कोई सीधा जवाब दीजिए कि आरटीआई को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक क्यों हो गए? आपने कहा हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। बीजेपी की क्या मजबूरी थी कि साथ देना पड़ा इस मुद्दे पर? बीजेपी कोई मजबूरी नहीं रही है। इसके लिए हेल्दी टॉकिंग, टेबल टॉकिंग होनी चाहिए थी, हेल्दी डिस्कस होनी चाहिए थी। चलिए विचार आप कुछ कहना चाहते हैं? खड़ा कर रहे हैं आप। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं सभी दल से कि बीकानेर की 3 प्रमुख समस्याएं कौन सी है और किन उनको आप प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करेंगे, वो समस्याएं बताइए और उनका निराकरण बताइए आप। दूसरी बात एक छोटी सी और मैं पूछना चाहूंगा कि शिक्षा का अधिकार की आपने बात कही, 8वीं तक बच्चा कोई भी फेल नहीं, ऐसा है ना? तो क्या इससे नींव मजबूत होगी? क्या इससे नींव मजबूत होगी? ये क्या काम का है शिक्षा का अधिकार? थोड़ी नीति बताइए मुझे। दूसरे तीनों जो प्रमुख समस्या है वो मुझे बता दीजिए, किसको आप पहले हल करेंगे? देखिए, बीकानेर में से प्रमुख समस्या है वो रेल बाईपास की है, रेलवे फाटकों की है। सूर सागर की समस्या का निजात हमारी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने बीकानेर में किया है। वो बताइए सर। मैंने बताया ना आपको, रेल बाईपास, रंगमंच जो है, मैं आपको रंगमंच बनने के लिए तैयार है और उसकी जल्दी घोषणा हो जाएगी।
चुनाव के बाद। और उसी तरह से जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ के जो ऊन व्यवसायी है उनके लिए अलग से एक यहाँ बीकानेर में पैकेज जो है उसकी आवश्यकता है, वो होना निश्चित है। तीसरी समस्या जो यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय आना चाहिए था वो भी यहाँ पर होगा, और टेक्निकल यूनिवर्सिटी उसकी भी निश्चित रूप से यहाँ पर आवश्यकता है और वो पूरी होगी। साक्षी जी, आपके दृष्टि में समस्याएं? केवल तीन। मेरी दृष्टि में 3 जो समस्याएं हैं उसमें सबसे पहली समस्या बीकानेर के रेल बाईपास की समस्या है। बीकानेर रेलवे फाटक की समस्या का समाधान होना चाहिए और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने प्राथमिकता के साथ जो रेल बजट 2003 के अंदर सम्माननीय नीतीश कुमार जी ने पार्लियामेंट के अंदर रखा, उसके अंदर इस रेल बाईपास के लिए 61 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए गए और 61 करोड़ रुपए सैंक्शन करने के पश्चात 1 करोड़ रुपया रेलवे को जमा करवा दिया गया और रेलवे के लिए राजस्थान की सरकार ने निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवा दी और निःशुल्क भूमि उपलब्ध होने के बाद में सिर्फ एक MOU पर हस्ताक्षर बाकी था। उस समय कांग्रेस की सरकार परिवर्तित हो गई राजस्थान में और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद में हम तमाम राजनीतिक दल जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी, BSP, तमाम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल इकट्ठे होकर के हम करीब 40 से 45 लोग थे। हम जयपुर गए और जाकर के उस समय की तात्कालिक मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से हमने इस पर चर्चा की और चर्चा करने के बाद बीकानेर के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में तय हुआ, उस समय दिवाली का समय था कि जैसे ही दिवाली कंप्लीट हो जाएगी मैं MOU पर हस्ताक्षर कर दूंगी और जैसे ही मेंबर ऑफ मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन होते इस पर काम चालू होता। लेकिन यह निर्णय होने के बाद पता नहीं क्या राजनीतिक द्वेषता की वजह से कि कल को कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ नहीं मिल जाए, कांग्रेस पार्टी को जनता का समर्थन नहीं मिल जाए, इसलिए उन्होंने MOU पर हस्ताक्षर नहीं किए और वो 62 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रेलवे से डाइवर्ट करके और उसको कोटा और बूंदी में ट्रांसफर कर दिया, जिसके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आज भी मौजूद है। चलिए बंसीलाल जी, आप बताइए। बीकानेर के जो लोग हैं, युवा जो पढ़े लिखे लोग हैं या कम पढ़े लिखे जो लोग हैं, उन लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो बीकानेर के अंदर औद्योगिक संभावनाएं बहुत ज्यादा, फूड इंडस्ट्री हो, आपके सिरेमिक इंडस्ट्री हो, इसके ऊपर काफी कुछ काम किया जा सकता है। ये दूसरी समस्या जो है रेल बाई, सुन तो लो भैया, बाद में बोल लेना, आप बोलोगे मैं बोलूंगा, किसी की बात समझ में नहीं आएगी, पहले बोलो फिर सुनो, और या फिर आप आके बोल लो, मैं आपकी सुन लेता हूँ। हमने जब आपकी बात सुनी, आप दो समस्या, दूसरी समस्या ट्रैफिक की समस्या, उसमें चाहे रेल फाटक का मुद्दा हो या दूसरी जो भी है, ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा जो कृषि की समस्या है, कृषि के अंदर जो हमारा ज्यादातर यहाँ का हिस्सा जो है असिंचित है, उसके अंदर सिंचाई की कोई व्यवस्था हो और जो सिंचित क्षेत्र है वहां किसानों के लिए पानी की पूरी व्यवस्था हो। ये 3 बहुत बड़ी समस्या मेरी नजर में जिनका समाधान होना चाहिए। ओझा जी, ऐसा है सर, ट्रैफिक सिस्टम जो है यहाँ का हर दिन क्रैश हो रहा है। ट्रैफिक सिस्टम जो है हर दिन क्रैश हो रहा है हमारा, और उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिन्हें बिना कोई स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के बिना सुधारे जा सकते हैं, वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात हम ट्रैफिक की कह रहे हैं। उसके बाद में यह है कि हम यहाँ पे जो चाइना क्ले इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए, और तीसरा था हमने ड्राई पोर्ट वाला था उसका सुझाव भेजा है, और हम हमारे जो भी मैनिफेस्टो में सुझाव है वो हमने अपने जयपुर भेज दिए। चलिए साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा एक प्रश्न कांग्रेस प्रवक्ता से है। पहला प्रश्न, क्या बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने सांसद में रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा उठा के गलत किया क्या? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कांग्रेस प्रवक्ता से चाहूंगा कि वो किसानों के हितों के लिए उनकी बगल में खड़े होकर जवाब देंगी कि क्या उन गरीब किसानों की लाखों करोड़ों की संपत्ति, जमीनें औने पौने दामों में जवाई राजा ले गए, क्या उनको वापस मिलनी चाहिए या नहीं? पहले सवाल का जवाब दूंगा कि उन्होंने पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन उठाया बहुत अच्छा उठाया और उनको उठाने के लिए बीकानेर की जनता ने मत दिया था। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सवाल किसी के मन में आता है उठाया जा सकता है। दूसरी बात, जहां तक रॉबर्ट वाड्रा की जमीनों का सवाल है, इस पर कांग्रेस बहुत ज्यादा बयान दे चुकी है और मैं अपनी बात एक लाइन में ही समाप्त करना चाहूंगा। हिंदुस्तान के अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी जगह
कोई भी जमीन खरीदने के लिए हिंदुस्तान का कानून और संविधान उसे नहीं रोकता है, नहीं रोकता है। इसलिए आपका आरोप निराधार है। दूसरी बात, मैं तो आपसे ये कहूंगा, रॉबर्ट वाड्रा ने 1 रुपए में भी खरीदनी होगी, लेकिन उन्होंने खरीदी है। और खरीदना, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जो हिंदुस्तान में जाया जन्मा है वो कहीं भी जगह खरीद सकता है, और इसके लिए ऊपर लेवल तक जांच हो चुकी है, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्लीज शांत रहिए। हाँ जी, सवाल पूछिए आप। मैंने 2 सवाल का जवाब दिया है, तीसरा सवाल आम आदमी पार्टी आम आदमी से ओझा जी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हम हुआ है, और जो आप दिल्ली की 1.25 करोड़ की जनता को नहीं संभाल सके, तो आप 125 करोड़ जनता को कैसे संभालोगे? जो आप एक राज्य को नहीं संभाल पाए, तो आप 28 राज्यों को कैसे संभालोगे? केजरीवाल ने कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, तो कांग्रेस का समर्थन कैसे लिया? इसका जवाब दो हमें। अच्छा, ऐसा है, हमारे से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली थी, बीजेपी सरकार बनाने से ही क्यों भाग गई? ये बताओ, बीजेपी सरकार क्यों नहीं बनाया? बीजेपी और कहीं नहीं भागा है, यही है। ऐसा है, यदि आप बैठेंगे नहीं तो कार्यक्रम यही समाप्त कर दिया जाएगा। वक्त बताएगा वो। यदि आप बैठ जाइए, मैं लेके आ जाऊंगा भाई। यदि आप कार्यक्रम नहीं चलने देंगे तो कार्यक्रम नहीं समाप्त कर देंगे। आपसे मेरा बार बार अनुरोध है कि कृपया आपस में चर्चा न करें। जो हमारे प्रतिनिधि है उनसे चलने दें, बातचीत को आगे बढ़ने दें, तभी हम किसी समस्याओं के समाधान तक पहुंच पाएंगे। आपस की बातचीत से कोई हल नहीं निकलेगा। मैं दोनों प्रमुख पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी से ये पूछना चाहूंगा कि बीकानेर, जो कि यहाँ पे पूरे राजस्थान में सबसे अधिक 1000 हवेलियां हैं, लेकिन किसी पार्टी ने अपनी योजना में आज हवेलियों की जो हालत हो रही है, बेकदरी हो रही है, अपनी मैनिफेस्टो में कभी शामिल नहीं किया। उसके लिए क्या योजनाएं हैं, आप बताना चाहेंगे थोड़ा? मैं आपको इसका जवाब देना चाहूंगा। विगत राजस्थान की कांग्रेस की जो सरकार अशोक गहलोत के नेतृत्व में थी, उन्होंने सांस्कृतिक संग्रहालय मंत्रालय की तरफ से 2011-12 के बजट में और 12-13 के बजट में, पहले बजट में 22 करोड़ रुपए, दूसरे बजट के अंदर 31.70 करोड़ रुपए इन हवेलियों के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने प्रस्तावित किए। उसके माध्यम से बीकानेर में बीका जी की टेकरी का निरूपण हुआ है, शिवबाड़ी के मंदिर के तालाब का निरूपण हुआ है और संसोलाव तालाब का निरूपण हुआ है। इसके साथ साथ पटवों की जो हवेली के पास वाला रास्ता है, उसको सारा सांस्कृतिक धरोहर की रूपरेखा को बनाए रखने के लिए उसका कायम 2 साल की, आप 60 वर्ष का बता रहे हैं या 5 वर्ष? 2 साल की बता रहे हैं, 11-12 और 12-13 की। 60 वर्ष का तो नहीं। उसके अंदर सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से बजट रखा गया है। मेरा कांग्रेस के प्रतिनिधि से सवाल है, बीकानेर की जो मुख्य समस्याएं हैं, इन सबका 1977 के मास्टर प्लान में प्रावधान था और वो 1996 में पूरा हो जाना था 20 साल में। उसमें मेन बाईपास का भी था, एयरपोर्ट का भी था, और बाईपास अगर उस वक्त बनता 20 साल में, तो ये जो रेलवे लाइन है लालगढ़ से लेकर के और गढ़सीसर तक यहाँ पर रोड बनती, तो ट्रैफिक की भी समस्या खत्म हो जाती। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूँ कि उस मास्टर प्लान को इन्होंने कहाँ दफन किया है? मैं आपके बात का जवाब दूं। रेल बाईपास के बारे में मैं पूरी चर्चा आपको विस्तृत रूप से बता चुका हूं, उसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। के बीच में करना था आपको। नहीं, उसके बीच की बात है, 20 साल में, 2003 की बात मत करो आप। और उसके बाद दूसरा आपने 20 सालों में दूसरी बात पहले आते, पहले मारते, मिलता कुछ। दूसरी बात आपने एयरपोर्ट की बात की। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने बीकानेर के अंदर एयरपोर्ट बिल्कुल तैयार कर दिया है। एयरपोर्ट में केवल उड़ान बाकी है, उससे पहले एक परीक्षण होना बाकी था। एयरपोर्ट से लेकर के जहां विमान उतरता है उसके बीच का जो एरिया है उसको उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया कि वो जहाज उतरने के लिए उपयुक्त नहीं है। उसका निर्माण दोबारा हुआ है और ये दोबारा होकर के अभी 18 मार्च को कंप्लीट हुआ है। अब इसके ऊपर नए प्लेन कब उड़ेंगे इसके लिए निर्णय करना बाकी है। 20 साल में क्या किया कांग्रेस? 77 से 96 में आपको जानकारी दे दूं, हिंदुस्तान में राजस्थान के अंदर अगर सबसे पहले कहीं पर भी ब्रॉडगेज आई है तो बीकानेर में आई है और वो 1981 में आई है उस मास्टर प्लान के अंतर्गत। ये आपको जानकारी में होना चाहिए।
सबसे पहले राजस्थान में अगर ब्रॉडगेज आई है तो बीकानेर आई है, और बीकानेर से लेकर के और ये गंगानगर बाईपास को जोड़ा गया है। सबसे पहला ब्रॉडगेज बीकानेर में आई है, और ये बीकानेर के कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के प्रतिनिधि का कार्य है। मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों से पूछना चाहता हूं कि असली में आपने जनतंत्र की परिभाषा खो दी है, आपने जनता का विश्वास खो दिया है। आप जनतंत्र उसको मानते हैं बीजेपी और कांग्रेस कि 5 साल आओ, 5 साल के बाद थप्पा लगाओ और अपने घर पे जाओ, हो गया जनतंत्र। ये जनतंत्र नहीं है, जनता को गुमराह नहीं कर सकते आप। आपसे जनता सवाल पूछेगी। मैं मेघवाल से पूछना चाहता हूं कि 5 सालों में उनको पता था कि यहाँ फाटक की समस्या है, उन्होंने आज तक भी इस पे ध्यान दिया? फुल पावर में थे, वो यहाँ के एमपी थे, कभी उन्होंने हमारी समस्या संसद में उठाई? और नहीं गवर्नमेंट किसी हो, बिल्कुल सांसद का दायित्व होता है, ये विपक्ष का दायित्व पूरा होता है। नहीं भाई साहब, विपक्ष का पूरा दायित्व है। ये दोनों पार्टियां सिर्फ 5 साल तक जनता को गुमराह करती है, उसके बाद में जनतंत्र का बहाना देकर लगाकर जवाब देने दीजिए उनको, गुमराह किया जा रहा है जनता का। आप जवाब देने दीजिए उनको। हाँ भाटी जी, देखिए भाटी जी जवाब दे रहे अभी हैं। जो सवाल खड़े किए गए, बहन जी ने यूनिवर्सिटी चले जाने का खेद प्रकट किया और मेरे भाई ने रेलवे के बारे में बात की। मैं बहन जी आपको बताना चाहता हूं, केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए यहां पर पहले भी बता चुका हूं कि बीजी व्यास जी को यहां पर पर्यवेक्षक नियुक्त किया और उनसे रिपोर्ट मांगी गई, क्या बीकानेर में ऐसे संसाधन है, क्या बीकानेर का इस तरह का माहौल है कि यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय बन सकता है क्या। हम और माननीय अर्जुन राम जी, हमारी पार्टी के लोग, ओम जी बैठे हुए, हमारे अध्यक्ष जी, सब मिलके व्यास जी के पास गए और उनको पूरी बात बीकानेर में विश्वविद्यालय खोलने की बात रखी और उन्होंने रिपोर्ट भी केंद्र के अंदर बीकानेर के पक्ष में रखी। लेकिन उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। ये सब होते हुए उस व्यास जी की रिपोर्ट को अनदेखी करते हुए विश्वविद्यालय के बारे में बात हो चुकी है। अगला सवाल इधर से। भारतीय जनता पार्टी का खेल नहीं है, ये कांग्रेस का खेल किया हुआ है। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सत्ता में आने से पहले अशोक गहलोत द्वारा चलाई गई निःशुल्क दवा योजना को जहर बताती थी। अभी वो जहर सरेआम बन रहा है, वो जहर था तो क्यों बन रहा है? और उस बात को आप गलत करके क्यों सत्ता में आए लोगों को क्यों गुमराह किया? इसका जवाब चाहिए, जनता जवाब मांगती है। देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जांच चल रही है और ये कोई सवाल आम जनता के खिलाफ नहीं है, बल्कि आम जनता के हित में है। भारतीय जनता पार्टी के राज आते ही कुछ ऐसी दवाइयों का सामना और उनकी वास्तविकता का मालूम पड़ा जब उसको लेबोरेटरी में चेक किया गया। वो कौन सी कंपनी द्वारा बनाई जाती थी, क्या वो दवा और कोई इफेक्ट डालती थी या उस बीमारी को दूर करती थी, इसकी जांच चल रही है। बहुत से लोग उन दवाइयों को खाने से दूसरी बीमारियों से ग्रस्त हो गए, इसलिए उन दवाइयों को आम आदमी के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर नहीं पड़े, इस वजह से उनको रोका गया है, न कि इसलिए कि उनको दवाएं नहीं दी जा रही है। बहुत देर हो गई है, हमारे बीच में भाई संतोष जी बैठे हुए हैं जो बहुत देर से इस चर्चा में सुन रहे हैं। जवाब जब दिया जाएगा जब आप स्थितियों पर किस तरह से सोचते हैं नहीं चाहिए, संतोष जी जवाब देना पड़ेगा। संतोष जी आप अपनी बात कहिए। इस चर्चा का कोई सार्थकता हो, इस दृष्टिकोण से आप लोगों ने एक मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण उठाया है और अगर वो हम सब उससे प्रभावित हैं, रोजमर्रा हर आदमी, चाहे वो कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, हाँ बीकानेर का हर आदमी उससे प्रभावित है, वो है फाटकों की समस्या। और साथियों ने ये मुद्दा उठाया है और भाई सांसला जी ने उस पर काफी लंबा चौड़ा जवाब दिया है। पर मैं एक पॉइंटेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैं एक पत्रकार होने के नाते और 1980 से इस मुद्दे से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे इसका जो भी डेवलपमेंट ध्यान है मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं आपसे एक सभी प्रतिनिधि से एक सवाल करना चाहता हूँ। पहले एक चीज तो तय करें आप कि इस रेल फाटकों की समस्या का समाधान क्या होना चाहिए? बाईपास होना चाहिए या ओवरब्रिज होना चाहिए? बाईपास होना चाहिए तो क्या बाईपास वो प्रैक्टिकली ठीक रहेंगे? क्योंकि आज हिंदुस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं है जिसमें रेलवे लाइन शहर के बीच में से नहीं निकलती। अब अपन दूर नहीं जाएं, राजस्थान में ही देख लें, जयपुर हो, जोधपुर हो, सब जगह जा रही है। तो हम एक बार ये स्टैंड बना लें सभी लोग मिलके कि इधर हमें बाईपास चाहिए
पर उसके लिए आप सब जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं या हमारे नुमाइंदे हैं, वो बैठ के ये तो तय करें कि हमें बाईपास ही लेना है, फिर हम सब लोग एक साथ होकर बाईपास के लिए बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि बाईपास नहीं, फाटकों से समस्या का समाधान हो सकता है, तो फाटकों के लिए हम सब लोग संघर्ष करें। वहां आप राजनीति क्यों करना चाहते हैं? राजनीति में ये पिछले 3 दशकों से लटका हुआ पड़ा है, और वहां पर कोर्ट गेट के यहाँ शाम को 7 बजे जाके खड़े हो जाइए, आप सांस लेना दूभर हो जाता है। जैसे ही फाटक बंद होते हैं, ऑटो रिक्शा का धुआं, उधर से मिर्ची की धस, हालत ऐसी हो जाती है कि बड़ा मुश्किल, मतलब पैदल तक निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक बार सब लोग एक ही मंच पर बैठकर ये तो तय कर लें कि मुद्दा कौन सा होगा। मैं पूछना चाहता हूं, अगर हमारी समस्या इतनी ज्यादा है, और जो कि इसमें कोई दो राय नहीं कि समस्या बहुत बड़ी है, पर उसमें हम आम लोग भी कहीं न कहीं निष्क्रिय हैं, तो हमारे नुमाइंदे अपने आप निष्क्रिय रहेंगे। लगातार कई मीटिंग्स हो चुकी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चर्चा कर ली इस मुद्दे पर। बीएसपी के प्रतिनिधि बहुत देर से शांत बैठे हैं। बंसीलाल जी, आप इन सारे मुद्दों पे क्या सोचते हैं, बताइए। रेल फाटक की समस्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की समस्या नहीं है, ये क्षेत्र की जनता की समस्या है। तो क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के जो भी लोग हैं, हर पार्टी की अलग अलग सोच होती है, लेकिन ये जब जनता की समस्या है तो जनता के जो लोग हैं, उस क्षेत्र के जो लोग हैं, उन लोगों को बैठकर ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारे लिए रेल बाईपास ज्यादा उचित है या जो ब्रिज वाला का सिस्टम है वो, और उसके बाद उनकी जो बहुसंख्यक जो राय आए, उस राय को फिर इम्प्लीमेशन में डालना चाहिए। इसके लिए आज जैसे राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के लोगों को आगे बढ़कर इस मामले को हाथ में लेना चाहिए, और वो सभी दलों की सहमति बनाए, और ऐसा प्रतिनिधि मंडल जो है उसका गठन करके फिर सरकार से मांग करे, ताकि इस दिशा में अतिशीघ्र कोई ना कोई कार्यवाही हो। ओझा जी। सर, ऐसा है कि ट्रैफिक समस्या है अगर तो ये है बात कि इसमें अभी जैसे सेंटर की या स्टेट की गवर्नमेंट के अलावा यहाँ की जो लोकल है, अपना कलेक्टर और ये लोग भी इतना कर सकते हैं कि जैसे आवारा पशु है उनको सही कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ के जो फुटपाथ है, वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं उनको थोड़ा दूर शिफ्ट कर सकते हैं। वो जो फाटक लगे हुए हैं उनको ठीक कर सकते हैं, उनको मतलब डबल गेट जितना बना सकते हैं। ये सब नहीं हो रहा, और ये लोग मान लो बीजेपी गवर्नमेंट अभी पावर में है, आप पार्टी के नुमाइंदे हैं, आप बता दीजिए जनता को। मैंने बोला ना, छोटे छोटे सॉल्यूशन है जो किए जा सकते हैं सर, छोटे छोटे सॉल्यूशन है जो किए जा सकते हैं। आप बोलिए ना। छोटे छोटे सॉल्यूशन है जो किए जा सकते हैं वहाँ पर अभी भी। चलिए, इसके लिए कोई सेंटर की गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, वो यहाँ के लोग मिलकर कर सकते हैं। सर, मैं जो मुद्दा उठा रहा हूँ वो हम सबका मुद्दा है, और मैं ये सवाल जो आप सभी से पूछना चाहता हूँ, हमारा मुद्दा ये है कि हमारी अपनी राजस्थानी भाषा को मान्यता केंद्र सरकार की ओर से कब मिलेगी। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर दोनों ही पार्टियों के जो प्रदेश इकाई हैं उन्होंने काम किया है। जैसे अशोक गहलोत जी की पिछली सरकार ने विधानसभा के अंतिम दिन संकल्प प्रस्ताव पारित कर दिया था, और लेकिन केंद्र में जाकर के मामला अटक गया। इधर हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल ने भी उस पर बहुत काम किया पूरे 5 साल तक। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारी भाषा को मान्यता कब मिलेगी, और आपकी उस पर क्या राय है, क्या रणनीति है, बताएं। माननीय अर्जुन राम जी ने इस विषय को लेकर संसद के अंदर कई बार क्वेश्चन खड़े किए, कई बार अवगत कराया, और इसके लिए आंदोलन में भी हमारे पार्टी के कई, जैसे सुरेंद्र जी शेखावत है, उन्होंने जो है एक संस्था खोल रखी है पर्टिकुलर राजस्थानी भाषा के लिए, और हम लोग भी जब है धरने पे बैठे हैं और कई आंदोलन भी किए हैं। अगर हमारी सरकार आई केंद्र में, माननीय मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं या हमारी पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है, तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम हमारे अपने पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के हैसियत से, कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए जितनी कोशिश की जा सकती उससे भी ज्यादा कोशिश हम लोग करेंगे। चलिए, समय समाप्ति का संकेत मिल गया है। आप इस चर्चा को 15 लाख 70,000 मतदाता आगामी 17 अप्रैल को होने वाले आम चुनावों में ये फैसला करेंगे कि उनका जनप्रतिनिधि कौन होगा। आप सभी यहाँ आए, सभी ने इस चर्चा में सहभागिता की, आप सभी का, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और याद रखिए, 17 अप्रैल को आप सभी से अनुरोध है कि मतदान करने के लिए अवश्य जाएं। डीडी राजस्थान के जनवाणी कार्यक्रम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
हूँ मैं वो दुनिया प्यार जिसे कहते हैं। Dhoni allegations of IPL धीरे धीरे कांग्रेस ने बढ़ाया। अच्छा